हेलो गाइस, वेलकम टू इम्बाइब। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ नेक्स्ट लेक्चर और सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, विच इज ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। और ये वाला जो अपने पास लेसन है बहुत ही जरूरी होने वाला है टू अंडरस्टैंड किस तरीके से बच्चों हम मोल कंसेप्ट के अंदर जो मासेस से रिलेटेड काम है, एटम्स, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स का, उससे जो है रिलेटेड काम करते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड ये जो है बहुत ही अमेजिंग आपका प्लेटफॉर्म, जिस पे आपको सब कुछ जो है सारा का सारा जो है नॉलेज फ्री में दिया जा रहा है। और उसी के साथ आपके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों यहां पर अवेलेबल हैं imbibe.com पे। अगर आप जाएंगे तो आपको इन सभी चीज का एक्सेस जो है मिल पाएगा, तो इसको जरूर यूज करिए। जल्दी से ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए imbibe की, ताकि आपको यहां पर सब चीजों का एक्सेस जो है वो मिल जाए, विच इज राइट नाउ एब्सोल्युटली फ्री। तो यहां पर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये जो हमारा लेसन है, चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बच्चों यहां पर आज हम मोल कंसेप्ट जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ मोल कंसेप्ट जो है ये एक ऐसी चीज है जो यार पढ़ते हुए आते हैं हम जूनियर क्लासेस से, और ये अपना पूरा 11th-12th के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोल क्या होता है? मोल हमने ये भी डिस्कस कर रखा है जब हमने एसआई यूनिट्स की बात करी थी कि ये एक ऐसी यूनिट है जो कि हम यूज करते हैं टू काउंट थिंग्स। ठीक है, हम काउंट के लिए यूज करते हैं। सो व्हाट इज एसेंशियली 1 मोल? अगर एक मोल की बात की जाए बच्चों, ये एक ऐसी काउंटिंग यूनिट है जो कि रिप्रेजेंट करती है 6.022 इंटू 10⁻⁴ एंटिटीज। और ये जो एंटिटीज है ये बच्चों आपकी कुछ भी हो सकती हैं। चाहे हम यहां पर अगर बात करें एटम्स की, तो भाई एटम्स का 6.022 इंटू 10⁻23 वो हमारे पास 1 मोल हो जाएगा। या फिर अगर हम बात करें यहां पर आयंस की, या फिर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, इनफैक्ट कोई भी चीज अगर हम चाहें तो 1 मोल एप्पल जो है वो भी लेके चल सकते हैं। बट ऑब्वियसली यार वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि यार दुनिया में इतने एप्पल ही नहीं है कि आप जो है 1 मोल जो है आप एप्पल निकाल पाओ। तो एसेंशियली ये जो ऐसी क्वांटिटी है यूज करी जाती है बहुत ही छोटी छोटी चीजों के लिए। आपको पता है एटम साइंस मॉलिक्यूल से बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये ऐसी छोटी छोटी एंटिटीज को काउंट करने के लिए हम ये वाली यूनिट यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर अगर बात करी जाए इस नंबर की 6.022 इंटू 10⁻23, इसको बोला जाता है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों एवोगाड्रो नंबर। Na से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारे पास यहां पर एसआई यूनिट्स के अंदर जब बात करी जाती है कि यार हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एवोगाड्रो नंबर क्या है, तो उसके लिए बच्चों एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। साइंटिस्ट ने उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है। और वो स्टैंडर्ड क्या है? वो स्टैंडर्ड है कि अगर आप कार्बन 12 C12 ये वाले एटम्स लेके चलते हैं, कार्बन का C12 आइसोटोप लेके चलते हैं, तो 12 ग्राम जो है कार्बन 12 एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो है उसके बराबर होता है। तो अगर आपके पास एक वेइंग मशीन है, उस पर आप एग्जैक्टली C12 जो है वो 12 ग्राम डालेंगे, तो वहां पर जो आपको एटम्स मिलेंगे टोटली कार्बन के, वो कितने होने वाले हैं? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होने वाले। एक बार हम जो है मोल कंसेप्ट को यहां पर देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बेसिस पे आगे बच्चों हम बहुत सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है यहां पर अब समझने के लिए, वो आती है एटॉमिक मास यूनिट, विच इज ऑल्सो नोन एज AMU, या फिर यूनिफाइड मास, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है U से। तो एक बार हम यहां पर समझ लेते हैं कि यार हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कोई भी ऐसी छोटी छोटी एंटिटीज का जो है मास के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम यहां पर यूनिट डिफाइन करेंगे जिसके अंदर ये मास जो है कैलकुलेट किया जाएगा। उसी की बच्चों हम यहां पर बात कर रहे हैं, दैट इज योर AMU। क्या होता है हमारे पास AMU? इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो हमारे पास बच्चों C12 एटम्स होते हैं, उनका जितना भी मास है, जिनका जितना भी मास होता है, अगर उसको 1/12 कर दिया जाए तो वो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाई जाती है। तो आप बोलोगे सर हम जब मास की बात करते हैं तो जनरली हम यूनिट की बात करते हैं ग्राम की या किलोग्राम की। बिल्कुल सही बात है।
ये जो हमारे पास मास ऑफ एटम की बच्चों हम बात कर रहे हैं, ये हम ग्राम्स में अगर एक्सप्रेस करें तो कितना निकल के आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास ग्राम्स में निकल के आता है। या फिर अगर हम इसकी बात करते हैं किस में, किलोग्राम के अंदर, तो 10⁻27 हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। सो एसेंशियली जब हम ग्राम्स या किलोग्राम्स के अंदर ये नंबर एक्सप्रेस करते हैं, इस नंबर को ही हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। और यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपने सपोज कार्बन का जो है एटम लिया C12 का, और उसके कितने टुकड़े कर दिए, 12 टुकड़े कर दिए। 12 टुकड़े में से किसी भी एक टुकड़े का मास, इन 12 टुकड़ों में से आप देख सकते हो बच्चों, किसी भी एक टुकड़े का मास जो है वो किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास एक नई यूनिट जो हमने डिफाइन कर दी, ताकि हम छोटी छोटी एंटिटीज जैसे कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इनका जो है मास वो बता सकें। इसके बारे में एक यूनिट हमने यहां पर डिफाइन करी, जिसको आगे हम यहां पर यूज करने वाले। अच्छा, एक और चीज ध्यान से देखो, एक और चीज ध्यान से देखो, यहां पर ये चीज भी बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम C12 का एटम लेके चलते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं। प्राइमरीली हम बात करते हैं किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर। सो इसीलिए जब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये देखो एक कार्बन एटम है, इसका प्राइमरीली मास जो है वो कहां से आएगा, इसका प्राइमरीली जो मास है वो आएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो क्या होता है, वो आपका नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। तो यहां पर अगर ये अपने पास नेग्लिजिबल है तो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका कितना मास है किसी भी C12 एटम के अंदर। अब एक और बात समझो कि भाई जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है इन C12 वो कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे पास C12 के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन ये हमारे पास होते हैं C12 के अंदर। तो टोटल मिला के जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में रहते हैं, टोटल कितने हो गए जी, ये हो गए हमारे पास 12, राइट। ये हमारे पास टोटल 12 हो गए। तो जो हमारे पास C12 है उसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मिला के टोटल 12 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाएंगे भाई, ये कहलाएंगे हमारे पास न्यूक्लियॉन्स। क्यों न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं इनको, बिकॉज ये अपने पास न्यूक्लियस के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं, है ना, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इन्हीं का मास जो है वो इतना सिग्निफिकेंट होता है जिससे आपका पूरा एटम का जो है मास निकल के आता है, इजंट इट। तो हमारे पास अब जो 1 एटॉमिक मास यूनिट हुआ, एसेंशियली वो क्या हुआ, वो हुआ किसी एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास हुआ, बिकॉज प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो है आपके पास ऑलमोस्ट सेम होता है। और C12 के अंदर टोटल मिला के 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हुए। आपने क्या करा, उसका 1/12 कर दिया। अगर आपने उसका 1/12 कर दिया, इसका मतलब 1 AMU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये अपना फंडा जो है अगर क्लियर हो गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है हम यहां पर बेस्ड ऑन कार्बन 12 बाकी के जो एटम्स हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, उनका मास जो है वो डिफाइन करते हैं। बिकॉज देखो, एक बार हमने किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास डिफाइन कर दिया तो उसी के बेसिस पे आप बाकी एटम्स का भी डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूं किसी एटम के अंदर एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन है तो इसका मास जो है कितना हो जाएगा भाई, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास होता है 1 AMU। इसका मतलब 2 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगर हमारे पास है तो उसका मास हो जाएगा 2 AMU। सिमिलरली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर 3 है तो मास कितना हो जाएगा 3 AMU। दिस इज द आइडिया, ठीक है जी।
ये बच्चों हमारे पास आइडिया होता है कि किस तरीके से आप बेस्ड ऑन AMU मास ऑफ एनी एटम बोल सकते हो, अगर आपको क्या पता हो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके एटम में, उस एलिमेंट में कितने आपके पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज यहां पर ध्यान दो कि बच्चों जैसे हमने यहां पर कार्बन के बेसिस पे सारी बात करी कि 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, इसको हमने 1 AMU डिफाइन करा। ये क्या है? ये चीज डिफाइन हुई है हमारे पास आफ्टर 1960। आफ्टर 1960 इस चीज को जो है लिया गया है कि हम C12 एटम को स्टैंडर्ड की तरह मान के चलेंगे, जिसके बेसिस पे आपका AMU डिफाइन होगा। इससे पहले 1960 से पहले साइंटिस्ट जो है उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको भी यूज किया था एज रेफरेंस एलिमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास। इसको भी यूज किया था फॉर रेफरेंस, ठीक है। बिकॉज हमने क्या बोला कि भाई हम जो है C12 के बेसिस पे काम कर रहे हैं, 1/12 दी मास ऑफ C12। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन को जो है यूज किया जाता तो क्या बोला जाता? इट इज 1 AMU कितना हो जाता बेस्ड ऑन हाइड्रोजन? बेस्ड ऑन हाइड्रोजन हम बात करते कि 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ H1, है ना जी। और अगर ऑक्सीजन के बेसिस पे बात करी जाती बच्चों, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हम क्या डिफाइन करते हैं कि 1 AMU इज इक्वल्स टू 116, ठीक है। 116 क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के हम किसकी आइसोटोप की बात करें? 16 की। सो 1/16 द मास ऑफ O16, ठीक है जी। तो ये चीजें भी पहले यूज करी गई थी। कब पहले की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1960 से पहले की। बट IUPAC जो कि इन सारी चीजों को गवर्न करता है, उसने बोला कि यार हम जो है कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और इसका एक रीजन भी, एक स्पेसिफिक रीजन है। क्या रीजन है? ध्यान से सुनो। ये बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि इसको ऐसा किया गया है बिकॉज जो हमारे पास कार्बन है वो इजीली अवेलेबल होता है कि नहीं होता है? इजीली अवेलेबल, और वो भी कौन सी स्टेट के अंदर? इजीली अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। और साथ में क्या होता है बच्चों हमारे पास? ये स्टेबल होता है, स्टेबल होता है। इसमें आसानी से चेंज नहीं होता, ये आसानी से अपना रिएक्ट नहीं करता। इसी की वजह से इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है आजकल, जबकि पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में भी ये चीज जो है वो ट्राई करी गई थी। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं बच्चों। हमने ये समझ लिया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसी के बेसिस पे हम जब ये देखते हैं कि यार हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर हमेशा सारे के सारे एलिमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मास नंबर जो है वो लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है? मास नंबर। आपने पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास जो भी एलिमेंट होता है उससे रिलेटेड दो इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में होती है। एक होता है एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है बच्चों हमारे पास क्या? मास नंबर, राइट। दूसरा क्या होता है हमारे पास? मास नंबर। तो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें फॉर से आयरन के लिए हम बोलेंगे कि यार ये हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है, और ये बच्चों हमारे पास क्या है? मास नंबर है। तो ये जो मास नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपने पास? यही मास नंबर जो है बच्चों ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर आपका ये जो एटम है उसका मास कितना होगा। और यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी यूनिट नहीं है, यहां पर कोई भी यूनिट नहीं है। तो बिना यूनिट के ये वाला जो नंबर होता है जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है हर एलिमेंट से रिलेटेड, इसी को बच्चों क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। ध्यान से देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास और जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है ये सब इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? यार ये सारी की सारी चीजें हमारे पास यूज करी जा रही हैं टू डिफाइन द मास ऑफ एनी एलिमेंट। सो अगर हमने बोला कि भाई हमारे पास आयरन जो है उसका रिलेटेड मास नंबर है 55.8, या अप्रोक्सीमेटली इसको क्या लेके चल लेते हैं? 56 लेके चल लेते हैं।
तो ये जो 56 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। और इसका क्या मतलब है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। तो 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, ये तो हमारे पास कितना होता है, ये तो होता है हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और सपोज हम किसी भी एटम का जो मास है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, तो ये भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, AMU के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इजंट इट, ये हमारे पास ऊपर नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो नंबर निकल के आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। जैसे आयरन का अगर हम लेके चलें, आयरन का अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 56, ठीक है। 56 का क्या मतलब हुआ, 56 का ये मतलब हुआ कि अगर हम आयरन का एटॉमिक मास निकालना चाहें, ठीक है, एटॉमिक मास निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 56 इंटू 1 AMU, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय AMU, है ना। मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू RAM मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। इसका मतलब अगर इसका मास नंबर जो है या रिलेटिव एटॉमिक मास 56 दिया हुआ है, तो ये इसका एटॉमिक मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया किस तरीके से हम एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको यूज करते हैं और जो एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस लिख देते हैं, ताकि जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो AMU से, तो वो आपका क्या दे दे, वो आपका एक एटम का मास जो है उसको दे देगा, है ना। अब आप किसी का भी उठा लो यहां पर, चाहे आपको याद हो, अगर जैसे सोडियम का 23 हो जाता है तो 23 AMU, ये एक सोडियम एटम का जो है अपने पास मास हो गया। या हीलियम की बात करें, हीलियम का जो मास नंबर होता है 4 होता है, तो 4 AMU ये हमारे पास क्या हो गया, एक हीलियम एटम का मास हो गया जी। ये अपना फंडा हो गया किस तरीके से बच्चों हम एटॉमिक मास यूनिट को यूज करते हैं अलोंग विद रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ताकि हम किसी भी एलिमेंट का क्या बता सकें, मास जो है वो बता सकें, है ना। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम इन AMU, ठीक है, इज इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। ये फंडा अगर क्लियर है तो अपने पास जो है यहां पर बेसिक आइडिया सेट हो गया है किस तरीके से हम यहां पर मासेस जो है वो डिफाइन करते हैं। एक और चीज हमें अब यहां पर ध्यान में देनी है कि देखो, जब भी हम बात करते हैं यहां पर एटम्स के मासेस की, तो हमने सिंगल आइसोटोप सपोज है अपने पास, जैसे कार्बन का C12, तो C12 के बारे में हमें पता है कि यार 12 जो है वो इसका मास नंबर है, तो 12 के आगे अगर मैं AMU लगा दूंगा तो वहां पर C12 एटम्स जो है उसका मास नंबर, मास जो है वो निकल के आ जाएगा। पर एक और चीज हमें नेचर के अंदर देखने को मिलती है कि देखो, जब भी हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है, कार्बन प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। या फिर मैं अगर बोलूं कि नेचर के अंदर C12 जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी जैसे कोयले की खदान में गए और वहां पर आप कार्बन जो है वो देख रहे हो कि यार आपको कार्बन जो है वहां से चाहिए, अब वो जो कार्बन है उसके अंदर हमेशा क्या मिलता है, बहुत सारे आइसोटोप्स का मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि C12, C13, C14। तो ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो जब हम रियल लाइफ एक सैंपल लेके आएंगे कोयले की खदान से, कोयले का जिसमें कार्बन ही कार्बन है, वहां पर क्या मिलेगा, एक रियल लाइफ सैंपल के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा कि आपका कार्बन जो है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल है, और देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज जिसके अंदर C12 मिलता है, जिसके अंदर C13 मिलता है, जिसके अंदर C14 मिलता है। इसका मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार आपके पास C12 बच्चों 98% अराउंड आपको मिलता है, 98.8, C13 1.108 मिलता है, C14 2 × 10⁻⁻10। यार ये तो बहुत ही कम है हमारे पास, है ना। और इनका जो एटॉमिक मास यूनिट में जो मास होगा हर एक का, जैसे C12 का 12 AMU हो जाता है, C13 का 13.00335 AMU हो जाता है, C14 का 14.00317 ये हो जाता है।
अब ये हमें नेचर के अंदर मिलते हैं। तो एक्चुअली अगर हम बोल रहे हैं कार्बन का एक नेचुरल सैंपल, तो कार्बन के नेचुरल सैंपल का मास क्या होगा, एवरेज होगा ऑफ दीज 3 एटम्स। उसके अंदर C12 भी है, उसके अंदर C13 भी है, उसके अंदर C14 भी है। एक नेचुरल सैंपल के अंदर ये तीनों चीजें। तो जब नेचुरल सैंपल आप कार्बन का लोगे तो उसका जो मास होगा वो एवरेज होगा कि आपके पास कौन से एटम है, कितना अमाउंट में है और उसका मास कितना है। जैसे अगर मैं 100 एटम लेके चलूं तो 100 एटम में अप्रोक्सीमेट 98.8 जो होगा वो C12 का होगा, 1.108 ये C13 का होगा और C14 का 2 × 10⁻10 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेचुरल सैंपल्स के लिए हमेशा एवरेज एटॉमिक मास जो है वो ध्यान में रखते हैं कि नेचुरल सैंपल के लिए आपको एवरेज एटॉमिक मास जो है वो दिया रहता है कि देखो इस मास को आप यूज करो अपने क्वेश्चन करने के लिए, या इसको यूज करो आप अपने लैब में जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हो उसके लिए। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है फॉर एनी नेचुरल सैंपल। और ये हमारे पास जैसे कार्बन की बात करी जाए तो कार्बन के केस में क्या निकल के आता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहां पर ये देखना है कि यार इनका सबका एवरेज क्या है। तो एवरेज आपके पास क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे सर सपोज हमारे पास कोई भी सैंपल है, उस सैंपल के अंदर ये परसेंटेजेस हमें गिवन है। अब इस परसेंटेज के हिसाब से हम बोलेंगे कि देखिए क्योंकि हमारे पास 98.892% ये C12 का है तो 0.98892 इंटू 12U, ठीक है। ये हम लेके चल रहे हैं कि C12 की वजह से उस नेचुरल सैंपल में कितना मास आएगा। सिमिलरली 1.108%, ठीक है, ये C13 का है तो 1.108 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज की टर्म में ले रहे हैं, वो आएगा 0.01108 इंटू 13। एंड इसका भी हम यहां पर ऐड कर देते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, 2 × 10⁻10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14.0037। तो ये टोटल जो हमारे पास आया एक सैंपल के अंदर, वो बच्चों हमारे पास क्या नंबर निकल के आया, वो हमारे पास निकल के आया 12.011U। तो एक नेचुरल कार्बन का जो सैंपल है उसका हम एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हैं 12.011U, ठीक है। U या AMU ये सेम ही बात है, ठीक है। U या AMU ये सेम बात है। ये आपका क्या है, आपका जो यूनिफाइड मास है या एटॉमिक मास यूनिट है, ये दोनों सेम ही चीज है। यूनिफाइड मास नया आपका यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट पुरानी यूनिट है, बट दोनों का मतलब आपके पास सेम है। सो हमारे पास ये जो सैंपल है, ठीक है, ये जो सैंपल है इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल के आया 12.011U, ठीक है जी। चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये निकालना चाहते हैं कि अगर सपोज कोई सैंपल है जिसके अंदर 52U हीलियम एटम्स हमें गिवन है, तो वहां पर नंबर ऑफ हीलियम एटम्स जो है वो कितने हैं, ठीक है, ये निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि देखिए आपके पास एक सैंपल है हीलियम एटम्स का, उसका टोटल मास जो है वो आपके पास 52U है। अब आप ये बताइए उसमें कितने एटम्स हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्यों, बिकॉज देखो ये यूनिटरी मेथड है ना, जो 5th क्लास में तुम पढ़ते हो। 5th क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ते हो कि यार ये इतना है तो ये इतना होगा, है कि नहीं है। जैसे कि यहां पर अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, देखो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में जो मोल कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, इट इज प्योरली यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड तुम्हें लगाना आना चाहिए, जैसे मैं यहां पर जो है वो लगाने वाला हूं। देखो हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो हीलियम का क्या लिखा जाता है बच्चों, यहां पर ये जो है आपका फॉर्म लिखा जाता है हीलियम का, जिसके अंदर जो मास नंबर है वो कितना है आपके पास 4 होता है। तो इस मास नंबर के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ He4 ये कितना होता है 4 × AMU, है ना, बिकॉज जो हमारे पास मास की यूनिट है वो होती है AMU, और ये 4 जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, मैंने क्या बोला था पीरियोडिक टेबल में ये सब जो नंबर लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस होते हैं।
तो हमारे पास ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको हम AMU से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एक एटम का मास जो है वो निकल के आ जाता है. सो दैट इज 4 AMU. सो नंबर ऑफ एटम्स in a sample weighing 52 AMU या 52U कितना हो जाएगा भाई, एक का है हमारे पास क्या 4, तो 52 जो है दैट मीन्स 52 डिवाइडेड बाय 4, इतना हमारे पास कितना हो जाता, वो हो जाना चाहिए, एटम्स हो जाने चाहिए. ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 13 निकल के आ रहा है कि नहीं. तो 13 जो है हमारे पास जब एटम्स होंगे यहाँ पर, तो टोटल मास जो है वो 52U बोला जाएगा. ठीक है, ये हो गया अपने पास सिंपल सा कैलकुलेशन. किस तरीके से बच्चों आप कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर लगा के भी देख लीजिए, तो ये अपना जो है करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. चलिए, ये हमने समझ लिया कि एक एटम का मास जो है बच्चों हम अगर निकालेंगे तो वो AMU में हम लिख देंगे, और AMU क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, विच इज ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास जो है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से सुनो. हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि एक मोल क्या होता है ना. एक मोल होता है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटी. तो सपोज हम ये निकालना चाहें कि मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स. ठीक है, वही बच्चों हमारे पास क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास. देखो एटॉमिक मास जो है वो किस में हुआ हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट में है ना, और ग्राम एटॉमिक मास जो है वो क्या है, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो. कैसे कि इसको भाई हम करके देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है. जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिया था हीलियम का. ठीक है, आप वैसे यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को लेके चल सकते हो जिनके मास आपको यहाँ पर पता है, रिलेटिव एटॉमिक मास. सपोज हम बात कर रहे हैं हीलियम की, तो बच्चों हीलियम के बारे में हमने क्या बोला कि यार इसका एक एटम का मास जो है, ठीक है, 1 एटम मास वो कितना होता है 4 AMU है ना. अगर हम AMU को ग्राम्स में लिख दें तो वो कितना हो जाता है, वो जाता है 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. होता है कि नहीं होता है. ठीक है, AMU का यही मतलब था ना. AMU क्या होता है, एक AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की. तो ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम्स का. वापस से यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं. यूनिटरी मेथड हमें क्या बोलता है, वो हमें बोलता है कि भाई एक का इतना है, देन 6.022 इंटू 10⁻23 का कितना होगा. ठीक है, देन 1 मोल एटम मास ये कितना हो जाएगा, तो 4 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24, और एक का अगर इतना है तो 1 मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, इसका मास कितना होगा. बस यही अगर तुम निकाल दोगे तो वो तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास. अब इस फंडे को बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इस फंडे को बहुत ध्यान से सुनना कि फॉर एनी एटम, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए जब आप ये कैलकुलेशन करते हो, कौन सी वाली कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन. ठीक है, जब आप ये कैलकुलेशन करते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका निकल के आता है इक्वल टू 1. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 1 के इक्वल आएगा. इसका मतलब यहां पर, इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये हो गया हमारे पास 1, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है टोटल 4 ग्राम. ठीक है, तो जो हमारे पास हीलियम का यहां पर मास नंबर है, उस मास नंबर के आगे अगर मैं AMU लिख देता हूं तो वो होता है मास एक एटम का. जबकि अगर उसी रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे मैं ग्राम लिख देता हूं
तो वो मास होता है 1 मोल एटम्स का, है कि नहीं है? यस, यही फंडा निकल के आया हमारे पास। आप किसी पे भी अप्लाई कर लो, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। इतने सारे आपके पास यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने शो कर रखे, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, दैट मीन्स 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा? 1 ग्राम, ठीक है। बेरिलियम के बारे में क्या बोलोगे? 9 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली बोलो। बोरोन के बारे में क्या बोलोगे? 10.8 ग्राम, दैट इज अराउंड 11 ग्राम। कार्बन का अराउंड 12 ग्राम, नाइट्रोजन का अराउंड 14 ग्राम, है ना जी। तो बस आपको ग्राम लगाना है, इस रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, है ना। वो आपका क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो अगर हमें सीज को यहां पर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि देखो आरएएम जो है हमारे पास, आरएएम, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1 AMU से, वो देता है आपके पास मास ऑफ 1 एटम, है ना। वो मास ऑफ 1 एटम होता है। पर वही अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो, ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हो, क्यों? बिकॉज रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है हमारे पास? वो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस यूनिटलेस क्वांटिटी को हम किसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास मास ऑफ 1 मोल एटम। और ये सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। ये फंडा जो है अपने पास बच्चों सारे के सारे एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल है। इसको बॉक्स करके हम यहाँ पर जो है रख रहे हैं। ये हमारे पास जो अभी तक हमने 2-3 यहाँ पर जो है देखे नोट्स की स्लाइड्स, उसका क्या है? उसका एक समरी की तरह जो है यहाँ पर हमने लिख दिया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गई? उसकी एक समरी की तरह हो गई। तो ये फंडा अब हमारा जो है क्लियर हो गया है, किस तरीके से एलिमेंट्स का एक एटम का मास बच्चों डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से आप एटम के मास के साथ साथ एक मोल एटम का जो मास वो भी डिफाइन कर सकते हो यूजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम कहां पर अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई करते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करने के लिए हम जैसे यहां पर बात करते हैं फॉर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके पास हो जाता है O2 मॉलिक्यूल। देखिए, क्योंकि हमारे पास O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास? 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अब अगर आपको मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो आप क्या बोलोगे? किसी भी मॉलिक्यूल का मास जो है वो क्या होगा कि भाई आपके पास उसमें प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनका टोटल मास कितना हुआ। जैसे कि ऑक्सीजन से रिलेटेड बच्चों हम लिखते हैं कि यार ऑक्सीजन का सपोज 16 आइसोटोप यहां पर है और ये वाला जो है वो भी 16 आइसोटोप है। तो अभी से 16 लिखा हुआ ये क्या है? ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो टोटल जो यहां पर मास निकल के आया, ठीक है, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास 16 AMU, ठीक है जी। 16 AMU प्लस 16 AMU हुआ कि नहीं होगा? 16 AMU प्लस 16 AMU दैट इज टोटल मिला के कितना हुआ हमारे पास? ये हो गया 32 AMU। तो ये जो 32 निकल के आया, ये हमारे पास क्या निकल के आया? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसका मास हमारे पास क्या निकल के आया? ये निकल के आया, इजंट इट? तो इसके बेसिस पे हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास AMU से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मॉलिक्यूल का मास जो है वो निकल के आ जाएगा, है ना। ये फंडा हमने मॉलिक्यूल पे लगा दिया। और लगा के देखते हैं इसको, और लगा के देखते हैं। जैसे कि सपोज हम यहां पर बात करें H2O की, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट्स यहां पर इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का बच्चों यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है, ऑक्सीजन का वो हमारे पास 16 होता है ना। अब हमारे पास H2O मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। तो यहां पर मास जो है वो कितना निकल के आएगा? इसका मास जो है वो कितना हो जाएगा भैया? वो हमारे पास हो जाएगा टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल is equal to
2 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 AMU, ठीक है, और एक जो है वो आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है 18 AMU, है कि नहीं है? ये हो गया हमारे पास, है ना। 18 AMU जो है वो एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास हो गया। और एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर जो H2O का मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है बच्चों, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा आगे जाके पढ़ेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में जो भी आपका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर मास जो है वो लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं बच्चों ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, तो ग्राम एटॉमिक मास इज 1 मोल एटम का मास। उसी तरीके से ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन जो है वो भी वहीं से निकल के आती है। वो क्या होगी? वो होगी आपके पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास इन ग्राम्स। हमने बेस्ड ऑन द AMU एटॉमिक मास यूनिट एक मॉलिक्यूल का मास निकालना सीख लिया। अब यहां पर वापस से वही हम फंडा जो है अप्लाई करते हैं कि देखो, जो हमारे पास यहां पर नंबर आएगा, ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर आएगा, जैसे कि वाटर के केस में, है ना, वाटर के केस में हमारे पास नंबर निकल के आया क्या, 18 AMU, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हो गया मास ऑफ अ सिंगल एटम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या बच्चों, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगर 18 के आगे, अगर हम यहां पर 18 के आगे ग्राम्स लिख दें, ठीक है, तो जो अभी अभी हमने फंडा सीखा था कि भाई अगर आप AMU में लिख रहे हो तो वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए हुआ। अब अगर आप उसको ग्राम्स में लिख रहे हो तो वो किसके लिए हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 मोल के लिए, है ना। वो किसके लिए हो जाएगा? 1 मोल के लिए। तो यहां पर अगर मैं 18 ग्राम लिख देता हूं, इस 18 ग्राम का क्या मतलब होगा? दिस इज गोइंग टू बी मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, है कि नहीं है? यस, है ना। ये हो गया। और थोड़ा सा अगर अब यहां पर, है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल का अगर तुम दिमाग लगाना चाहो तो फिर ये भी बोल सकते हो कि सर अगर 1 मोल का हमारे पास मास है 18 ग्राम, ठीक है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? ठीक है। सिमिलरली हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर 2 मोल्स, ठीक है। 2 मोल के लिए हम क्या लिख देंगे यहां पर? फॉर 2 मोल्स मास कितना हो जाएगा? मास कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 × 18, दैट इज 36 ग्राम, है कि नहीं है? यस। इसी तरीके से आप करते रह सकते हो, इस तरीके से करते रह सकते हो, 3 मोल का, 4 मोल का, 5 मोल का। तो जो हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, इसका देखो मैं आपको अब एक प्रैक्टिकल जो है वो भी करके दिखाता हूं। देखो बहुत मजा आएगा। जैसे आप 1 मोल की बात कर रहे हो, है ना। 1 मोल पानी कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम जो है, तुम पानी इमेजिन करके देखो, तुमने एक बॉटल के अंदर लिया है, ठीक है, या फिर तुम लैब में गए, तुमने जो वेइंग मशीन है उसके ऊपर 18 ग्राम पानी रखा, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर आपके पास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर 2 मोल तुम पानी ले रहे हो तो वो 36 ग्राम होगा और उसके अंदर 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली अगर हम इसको और बढ़ा दें, ठीक है, और अगर हम बात कर लें यहां पर, तो 3 मोल 54 ग्राम हो जाएगा। अगर हम 4 मोल की बात कर रहे हैं तो अपने पास 72 ग्राम, 5 मोल के लिए 90 ग्राम। ये अमाउंट हो जाएगा जिसके अंदर 5 मोल आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास का फंडा। अब थोड़ा सा हम यहां पर, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, 80 ग्राम कैल्शियम C40 आपके पास है, तो उसमें कितने मोल्स होंगे? तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बोलोगे कि सर यहां पर अभी हमने ये फंडा सीखा कि देखिए जो 40 है, इसके अगर आप ग्राम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 मोल C40 का
Ca40 का मास, है ना। तो अगर आपको 80 ग्राम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि यार ये आपके पास हो जाएंगे 80 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 2 मोल, है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली 168 ग्राम की अगर मैं बात करूं आयरन, आयरन का देखो यहां पर लिखा हुआ है 56, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 56 ग्राम जो आयरन है वो 1 मोल होता है, ठीक है, वो हमारे पास 1 मोल होता है। तो अब सपोज आपको आयरन कितना यहां पर गिवन है, ये आपको यहां पर गिवन है 168, तो आप बोलोगे कि सर 168 ग्राम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 मोल, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मास को डिवाइड करना है किससे, मोलर मास से, ठीक है। तो ये अपना क्या दे देगा बच्चों, ये हमारे पास दे देगा अपना यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। वेरी सिमिलरली अगर मैं 23 ग्राम सोडियम की बात करूं तो इसका क्या होगा, 23 ग्राम जो है वो 1 मोल अपने पास सोडियम है, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कितना हो जाएगा, 23 डिवाइड बाई 23, दैट इज 1 मोल, है कि नहीं है। ये अपने मोल और जो मास है उसका इंटर कन्वर्जन अपने पास निकल के आ गया, है ना। क्या निकल के आ गया, मास और जो हमारे पास ये है एटॉमिक मास और मोलर मास, उसका जो है कन्वर्जन निकल के आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो देखो ये जो अपने पास है ना, ये जो नंबर्स हैं, है ना, ये जो नंबर्स हैं, 1 मोल C40 के लिए 40 ग्राम, ठीक है, 1 मोल Fe का 56 ग्राम, 1 मोल Na का 23 ग्राम। तो यही जो अपने पास बच्चों मासेस हैं, जो 1 मोल एलिमेंट के हैं, जो हमारे पास क्या हैं, 1 मोल एलिमेंट के हैं, 1 मोल एलिमेंट के जो भी मास हैं उनको क्या बोला जा सकता है, उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर मोलर मास, ठीक है। तो देखो ये जो टर्म है ना, ये अपना एक बेसिक टर्म आ गई कि आपके पास अगर कोई भी एक चीज है, चाहे आप यहां पर एटम की भी बात कर लो या फिर आप मॉलिक्यूल्स की बात कर लो, आपके पास कोई भी चीज है और उसका 1 मोल आपने ले रखा है, तो इस 1 मोल चीज का जो मास है वो आप मोलर मास भी बोल सकते हो। एटम्स के केस में, एटम्स के केस में क्या होगा, एटम्स के केस में यही जो चीज है, एटम्स के केस में यही चीज आपके पास ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के केस में यही चीज आपकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहलाएगी, है ना। हमने ग्राम एटॉमिक मास क्या समझा था, ग्राम एटॉमिक मास हमने समझा था 1 मोल एटम्स का मास, तो वही आपका मोलर मास है। मॉलिक्यूल्स के केस में हमने समझा कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मोलर मास जो है वो एक जनरल टर्म हो गई, वो एटम्स पे भी अप्लाई होती है, वो मॉलिक्यूल्स पे भी अप्लाई होता है, और आगे बच्चों मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पर कि वो आयोनिक कंपाउंड पे भी अप्लाई होती है। आयोनिक कंपाउंड पे कैसे अप्लाई होती है, इसको हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमारे पास, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, द एलिमेंट हुज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास आर सेम, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर फंडा जो है अप्लाई करना सीखेंगे, किसके ऊपर, उसके बाद हम फंडा अप्लाई करना सीखेंगे ऑन 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 द आयोनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो है मुझे आंसर बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हमसे यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिए। हमसे क्वेश्चन में बच्चों यहां पर पूछा गया है कि आप ऐसा एलिमेंट बताइए जिसका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम हो। वेरी इंटरेस्टिंग, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कब होगा, ये तभी होगा जब आपका एटम ही मॉलिक्यूल हो, इजंट इट। ये तब होगा जब आपका एटम जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल हो। या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, दिस इज पॉसिबल व्हेन मॉलिक्यूल इज मोनोएटॉमिक। क्या हो,
मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब हुआ? सिंगल एटम। जहां पर मॉलिक्यूल जो है वो सिंगल एटम को ही बोल दिया जाए, वहां पर ये पॉसिबल है कि जो मोलर मास आप मॉलिक्यूल का बोल रहे हो वही आपका एटम का भी हो। और ये कहां देखने को मिलता है? ये हमारे पास बहुत अच्छा केस होता है इन व्हाट? इन योर नोबल गैसेस। तो जो नोबल गैसेस होती है बच्चों, उनका एक सिंगल एटम वो इंडिपेंडेंट स्टेबल होता है। तो अगर वो इंडिपेंडेंटली स्टेबल है, इसका मतलब उसी को हम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, है ना? जैसे कि हमारे पास आर्गन के केस में होगा, हीलियम के केस में होगा, नियॉन के केस में होगा। सारे के सारे केसेस में आपका ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के सेम इक्वल होने वाला है। ये कहां एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां पर आपके पास मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक ना हो। तो आर्गन के केस में हम ये बोल सकते हैं कि देखो ये यहां पर पॉसिबल है, यस ये यहां पर आपके पास पॉसिबल है। बट नाइट्रोजन के केस में जहां पर आप मॉलिक्यूल देखते हो कि N2 का होता है, एक एटम है N और उसका जो मॉलिक्यूल है वो N2, वहां पर आपका एटॉमिक मास जो है बच्चों वो कितना निकल के आएगा? एटॉमिक मास जो है वो तो आप बोलोगे 14, एक एटम का मास, जबकि मॉलिक्यूलर मास आप क्या बोलोगे? 14 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 28। तो यहां पर अलग अलग है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का सपोज हम आइसोटोप लेके चलते हैं 16, एटॉमिक मास कितना है? 16 AMU, एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है? दो एटम है हमारे पास ऑक्सीजन के, तो टोटल 32 AMU। हाइड्रोजन की भी बात करें, हाइड्रोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो H2 होता है। तो अब यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम का मास है 1, दो एटम का हो जाएगा 2 MU। तो एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है। इसलिए अपने पास करेक्ट आंसर यहां पर बच्चों क्या निकल के आया? सिर्फ आर्गन जो है वो निकल के आया है कि नहीं है? सिर्फ आर्गन जो है उसके केस में अपना ये फंडा एप्लीकेबल है। चलो, एंड जो मैंने बोला था तुम्हें कि यार मैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में तुम्हें बताऊंगा यहां पर, उस चीज को अब ध्यान से देखो। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास वाटर जैसे मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने बोला कि यार H2O, तो H2O हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इन दिस फॉर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है इन दिस फॉर्म। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे? सारे एटम्स का जो सम है वो करके, इजंट इट? बट आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो प्राइमरीली आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि NaCl, ठीक है। अब NaCl बच्चों Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, ठीक है। ये जो हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कुछ ऐसा जो है बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आना चाहिए जिसमें बहुत सारे कैटायंस, दैट इज बहुत सारे पॉजिटिव आयंस और बहुत सारे एनायंस, ठीक है, जैसे कि Cl माइनस, ये साथ में जुड़ के अपने पास एक कॉलोनी की तरह जो है वो बना के रहते हैं, जिसको बोला जाता है लेटिस। इसको क्या बोला जाता है? लेटिस बोला जाता है। तो हमारे पास जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अगर हम बात करें कि क्या इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो नहीं, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं होते। किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? हमारे पास इस तरह के जो है लेटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें बहुत सारे आयंस, बहुत सारे कैटायंस और बहुत सारे एनायंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जब भी आयोनिक कंपाउंड की बात करी जाती है तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल नहीं होता, वहां पर हम क्या डिफाइन करते हैं? वहां पर हम फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि जब मैंने बोला यहां पर NaCl, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि NaCl है, तो बच्चों NaCl जो है उसमें Na और Cl माइनस ये साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड की तरह, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस चीज को हम एक फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है।
तो जब आयनिक कंपाउंड की बात करी जाती है तो वहां पर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल ना होके इस तरह के फॉर्मूला जो है वो लिखे जाते हैं। और ऑब्वियसली जब आप मास की बात करोगे तो मास भी किसकी तरह जो है आप डिफाइन करोगे, मास जो है इन फॉर्मूला का जो डिफाइन करोगे। मास जो है बच्चों आप किसका डिफाइन करोगे, फॉर्मूला जो है उनका आप डिफाइन करोगे। तो जब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि NaCl, तो NaCl के केस में बोलोगे कि यार अगर मैं मास निकालना चाहूं तो Na का देखो जैसे हमारे पास होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो NaCl का मास, ठीक है, तो आप बोलोगे इस फॉर्मूला का मास जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल मिला के 23 प्लस 35.5 दैट इज 58.5। अब अगर आप चाहो तो सिंगल Na और सिंगल जो Cl है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग AMU लिख सकते हो, या फिर अगर आप एक मोल जो है लेके चलते हो NaCl का तब आप उसको 58.5 ग्राम्स लिख सकते हो, है ना। तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्मूला मास जो है उससे रिलेटेड बात हो गई। और देखो वापस से अगर मैं एक मोल आयनिक कंपाउंड ले रहा हूं तो उसका जो मास है वो मोलर मास जो है उसका कहलाएगा। जैसे NaCl के केस में हमारे पास जो निकल के आया 58.5, तो NaCl के केस में आप बोलोगे कि यार यहां पर 58.5 ग्राम्स ये इसका मोलर मास है। इसमें एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस अपने एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है जी। चलिए तो अब यहां पर जो भी हमने पढ़ा उसके बेस पे जैसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एवरेज मोलर मास जो है उससे रिलेटेड बात हो रही है। एवरेज मोलर मास जो है वो आपको क्लोरीन का गिवन है 35.5 ग्राम पर मोल। आप ये बताओ कि इसके अंदर अगर Cl35 और Cl37 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फिर यहां पर इनका रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, है ना। कितना रेशियो बच्चों हमारे पास होना चाहिए Cl35 और Cl37 का। इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहां पर अभी तक हमने जो भी बच्चों डिस्कशन किया उसमें ये डिस्कस किया था कि देखिए जो नेचुरल सैंपल होता है उसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज क्लोरीन का जो है हमने टोटल मिला के टोटल जो है वो हमने 1 मोल लिया है, ठीक है। सपोज टोटल मिला के हमने इसका 1 मोल लिया है। उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि सपोज जो Cl35 है वो है हमारे पास x मोल, ठीक है, और जो Cl37 है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 1 माइनस x मोल। सपोज हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास Cl35 का x है तो अगर हम यहां पर एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज के लिए हमने क्या बोला था, एवरेज के लिए हमने बोला था देखिए जो भी आपके पास यहां पर इसका 35 जो है मास उसको अगर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और Cl37 जिसका 37 मास है उसके 1 माइनस x मोल हैं, इन दोनों का अगर आप एवरेज लेके चलते हैं और एवरेज में आप क्या करेंगे यहां पर x जो है वो आपके मोल से Cl के प्लस 1 माइनस x टोटल मिला के आपके 1 मोल से। अगर आप यहां पर ये टोटल एवरेज निकाल देते हो, ये आप टोटल एवरेज निकाल देते हो तो ये बच्चों आपका क्या होना चाहिए, एवरेज मोलर मास होना चाहिए। एवरेज मोलर मास के लिए क्या हम ले रहे थे, परसेंटेज ले लो या आप इस तरीके से मोल्स ले लो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, RAM से। तो अगर आप यहां पर ये एवरेज निकाल देते हो, यही एवरेज आपके पास क्या गिवन है, यही आपके पास यहां पर एवरेज गिवन है 35.5। अगर परसेंटेजेस में होता तो आप परसेंटेजेस में जैसे x बाय 100 लिख रहे होते, 1 माइनस x बाय 100 लिख रहे होते और टोटल कर रहे होते तो भी आपके पास यहां पर निकल के आता। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ना, इससे क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो। एक सिंगल इक्वेशन है और एक सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल इक्वेशन सिंगल वेरिएबल हमारे पास क्या दे देगा, यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो दे देगा। यहाँ पर क्या दे देगा, x का वैल्यू जो है वो दे देगा। और अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो तो x अपना निकल के आता है 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो Cl35 है वो है आपके पास 1 मोल में से 3/4 मोल, और Cl37 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4।
है ना, वो कितना हो जाएगा 1/4। दैट मीन्स हमारे पास जो कैलकुलेशन हुई उसके अंदर x निकल के आया 3/4, 1 माइनस एक्स निकल के आया 1/4। तो अगर अब हम यहाँ पर क्या बोलें, हम यहाँ पर रेशो निकालना चाहें Cl35 इज टू Cl37 का, ये कितना निकल के आ रहा है अपने पास बच्चों, ये निकल के आ रहा है 3/4 इज टू 1/4, दैट इज 3:1। ठीक है, 3:1 के रेशो में आपके ये वाले एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो जाके आपका मास जो है वो 35.5 जो है वो निकल के आएगा। क्या हमारे पास ये करेक्ट है? यस, बिल्कुल हमारे पास जो है ये करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर पूरा अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपके पास जैसे ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको एज अ होमवर्क जो है वो हम दे रहे हैं, और इसका जो आपका सोल्यूशन है वो भी अवेलेबल है, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है, आप इसको बिल्कुल खुद से जो है ट्राई करके देखिए। और फाइनली जो भी आज हमने पढ़ा उसका एक जल्दी से समरी जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास बच्चों एवोगैड्रो नंबर हमने डिफाइन करा 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एक एमयू जो होता है वो क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, उसके आगे अगर हम एएमयू लगा दें तो एक एटम का मास होता है, अगर उसके आगे ग्राम लगा दें तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास जो है वो हमारे पास आता है। देन ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास बोलते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला मास को जो है हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो मोलर मास होता है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सारे के सारा फंडा जो है हमारा क्लियर हो गया है। और फाइनली ये चीज़ जो है भूलना मत कि आप जो है जो भी आज हमने पढ़ा है बच्चों उसके बेसिस पे प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी तो क्वेश्चन चाहिए ना। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? जल्दी से जो एमबाइब का ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आप देखोगे कि हर जो आपका यहाँ पर चैप्टर है उसके हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत ही बढ़िया जो है आपके क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, इनको आप करेंगे तो आपका सारा का सारा चैप्टर का फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए हम यहाँ पर अपना इस सेशन एंड कर रहे हैं। दिस इज योर सिल्वर सर, आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे, और साथ में जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर सारे के सारे सेशन जो है अटेंड करिए, ताकि आपका पूरा सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो कंप्लीट हो। तो आज के लिए हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। बाय एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.